गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम है वैभव और आज हम पढ़ेंगे डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व का भाग 9। पिछली कक्षा तक हम भाग 8 पढ़ चुके हैं। आज हम 9वें भाग पर दृष्टि डालेंगे और इसे अच्छे से समझेंगे। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आएगा। तो चलिए फिर देर किस बात की है, शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे आयनन एंथैल्पी, है ना। हमने पिछली कक्षा में, पिछले भाग में भी आयनन एंथैल्पी के बारे में पढ़ा था। आज हम थोड़ा सा बाकी है तो इसे खत्म कर देंगे, ठीक है। तो आपने पढ़ जरूर लिया होगा, ये आपकी पुस्तक में 4.3.3 में दिया हुआ है, तो एक बार अच्छे से पढ़ जरूर लेगा। उसके बाद हम ऑक्सीकरण अवस्था, जो कि आपकी पुस्तक में 4.3.4 में दी हुई है, तो इस पर आप दृष्टि डाल देना और थोड़ा समझ लेना। बाकी हम आज अपनी कक्षा में इस भाग में पढ़ेंगे। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हम्म, तो सामान्य था तृतीय आयनन एंथैल्पी पर्याप्त उच्च है। कॉपर, जिंक और निकेल की तृतीय आयनन एंथैल्पी के उच्च मान इंगित करते हुए कि क्यों इन तत्वों की +2 से उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्राप्त करना कठिन। ये क्या कह रहा है? तृतीय आयनन एंथैल्पी है वो पर्याप्त उच्च है ना। तृतीय आयनन एंथैल्पी तो उच्च होगी, क्यों? देखो, जैसे मान लो ये एक परमाणु है ना, इसके ये कक्षक है ना। तो अब मान लो हमने एक पहला इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल दिया है ना। तो वो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमने प्रथम आयनन एंथैल्पी लगाई है ना। तो जब हम, तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो अब जो नाभिक आवेश है वो और बढ़ जाएगा, है ना। कि अब जो नाभिक है वो और अच्छे से खींचेगा, क्यों? क्योंकि अब जो परमाणु है उसका आकार कम हो गया। जब हम दूसरा निकालेंगे, है ना, जब हम यहाँ पे जब हम दूसरा निकालेंगे तो और ज्यादा हमें आयरन एंथैल्पी, जो द्वितीय आयरन एंथैल्पी है वो ज्यादा होगी, है ना, क्योंकि वो और अच्छे से खींचता है। फिर जब हम तृतीय की बात करेंगे तब तक हम दो निकाल चुके हैं, है ना। तब तक हम दो इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हैं। अब हमें तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो हमारी ऊर्जा ज्यादा लगेगी, क्यों? क्योंकि परमाणु का आकार जैसे जैसे हम उससे इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं वैसे वैसे कम होता जा रहा है। इसलिए कॉपर, जिंक और, हाँ, तो कॉपर, जिंक और निकेल की तृतीय आयनन एंथैल्पी के उच्च मान इंगित करते हैं कि इन तत्वों की +2 से उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्राप्त करना कठिन क्यों है। जैसे कि मानिए हम जिंक लेते हैं, है ना। तो जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है? जिंक इसमें 3D श्रेणी में आता है ना। और कहाँ पे 3D श्रेणी में? अंत में आता है। और 3D श्रेणी में 10 तत्व है ना। तो सचिन तेंदुलकर, वेरी क्रेजी मैन, प्री कोचिंग नितिन का विन, है ना। इस पे आया, 10वें नंबर पे आया। 10वें नंबर मतलब इसके डी कक्षक में कितने? 10 इलेक्ट्रॉन हुए, है ना। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 3D10 4s2। अब बात तो है नहीं, इसलिए इसके एस कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हुआ? 3D10 4s2। तो अब ये बोल रहे हैं कि इन तत्वों के +2 से उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्राप्त करना कठिन है, क्यों है? देखिए, जैसे जिंक का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 3D10 4s2 है ना। इसमें से हम दो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। पहला निकाला, एस कक्षक से जाएगा, क्या हुआ? 3D10 4s1। लेकिन जब हम दूसरा निकालेंगे तो क्या होगा? 3D10, है ना। क्यों? क्योंकि एस कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन थे और दोनों की दोनों खत्म हो गए। तो अब क्या बना? सिर्फ डी कक्षक बचा, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D10। और मैंने आपको बार बार बताया था कि D10 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो काफी स्थायी होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे डी कक्षक में पूरे के पूरे 10 इलेक्ट्रॉन है ना। यह डी कक्षक पूरा पूर्ण है ना। इसलिए काफी स्थायी रूप में है। और इसलिए उसकी जो आयनन एंथैल्पी है ना, तृतीय आयनन एंथैल्पी, जो उसमें से तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करेगी वो काफी ज्यादा होगी। इसलिए +2 से उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्राप्त करना कठिन। समझ में आ गया? पक्का? चलो अगला पॉइंट देखते हैं। यद्यपि आयनन एंथैल्पी ऑक्सीकरण अवस्थाओं के तुलनात्मक स्थायित्व से संबंधित कुछ मार्गदर्शन देती है, फिर भी यह समस्या बहुत जटिल है और तत्कालिक व्यापी व्यापकीकरण हेतु संशोधनीय नहीं। यहाँ ये क्या बोल रहा है? आयनन एंथैल्पी हमें बताती है ऑक्सीकरण अवस्थाओं के तुलनात्मक स्थायित्व से संबंधित कुछ मार्गदर्शन देती है कि हम इससे थोड़ा बता सकते हैं। लेकिन समस्या ये है कि यह बहुत जटिल है और तत्कालिक व्यापकीकरण हेतु संशोधनी नहीं, है ना। समझ आ गया? आगे बढ़े, चलो।
अब हम पढ़ेंगे ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में। हमारा आयनिक एंथैल्पी खत्म हो चुका है, अब ऑक्सीकरण अवस्था देखेंगे, है ना। तो संक्रमण तत्वों के विशिष्ट लक्षणों में से एक लक्षण इन तत्वों द्वारा यौगिकों में कई ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाना है ना। संक्रमण तत्वों के कई लक्षण है ना। जो डी ब्लॉक के तत्व हैं, जिन्हें हम संक्रमण तत्व बोलते हैं, 12th ग्रुप को, 12वीं ग्रुप को, 12वीं वर्ग को हटा के, है ना। तो उनके कई लक्षण हैं, उनमें से ही एक लक्षण ये है कि वह विशेष प्रकार के, अलग अलग प्रकार के ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं, है ना। तो सारणी 4.3 में प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाओं को सूचीबद्ध किया गया है ना। तो इन ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में अभी हम पढ़ेंगे, और इससे जुड़ी थोड़ी जानकारी सारणी 4.3 में है, तो अभी हम उस पर दृष्टि डालेंगे, है ना। चलो फिर आगे बढ़ते हैं ना। तो ये रही सारणी 4.3। तो ये हमें क्या बता रही है? प्रथम संक्रमण श्रेणी की धातुओं की ऑक्सीकरण अवस्थाएं अति सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाओं को मोटे टाइप में दिखाया गया है। तो जो अति साधारण है ना, जो होती होती है जैसे +2 +3, तो ये हमें मोटे टाइप में यहाँ पर सारणी में दिखाई गई है ना। और ये हमें धातुओं की ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो ये कहाँ पे, ये हम 3D श्रेणी की बात कर रहे हैं, है ना। तभी तो स्कैंडियम से जिंक तक जा रहा है ना। ये अभी तक आपको ये श्रेणी अच्छे से याद हो गई होगी। मैंने आपसे कहा था सबसे ज्यादा जो हमें श्रेणी अच्छे से याद करनी है वो 3D, बाकी चल जाएगा, लेकिन ये अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन प्रश्न यहीं से आते हैं। तो ये स्कैंडियम से जिंक की ओर जा रहा है, तो स्कैंडियम, अब देखो स्कैंडियम की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। स्कैंडियम सिर्फ एक ऑक्सीकरण अवस्था बताता है, +3, है ना। ऐसे ही ये शुरू में, और जब अंत में जाएंगे, है ना, रेखा वाले जो अंत में है, तो क्या है, जिंक है। तो जिंक भी सिर्फ एक ही ऑक्सीकरण अवस्था बताता है, क्या है, +2। लेकिन जब हम इससे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं जो है वो बढ़ती चली जाएंगी। जैसे कि अब आप Mn को ही देख लो। Mn कितना, +2 से +7 तक देख रहा है ना। +2 +3 +4 +5 +6 +7। तो Mn जो मैंगनीज है, वो पूरी पूरी 7 ऑक्सीकरण अवस्थाएं बता रहा है। जबकि अगर आप स्कैंडियम और जिंक को देखोगे, तो ये सिर्फ एक एक बता रहे हैं, +3 और +2। तो देखो स्कैंडियम की +3 है। जब हम टाइटेनियम Ti की बात करेंगे, तो ये भी 3 दिखा रहा है, +2 +3 +4, है ना। जब हम वेनेडियम की बात करेंगे, तो ये भी हमें 4 दिखा रहा है। जैसे देखो, जैसे जैसे आगे जा रहे हैं, वैसे वैसे ये इनकी ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती जा रही है ना। स्कैंडियम की +3, टाइटेनियम की +2 +3 +4, ऐसी की वेनेडियम की +2 +3 +4 और +5। अब देखिए क्रोमियम में तो और बढ़ गई, है ना। +2 भी है, 3 भी है, 4 भी, 5 भी, 6 भी। जब हम मैग्नीज पे आए, तो अभी अभी हमने देखा कि मैग्नीज सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है ना। तो सबसे ज्यादा है वो कौन देता है, मैग्नीज। कितनी देता है, 6 देता है। कहाँ से, +2 से +7 तक, है ना। +2 +3 +4 +5 +6 +7, है ना। सारी है। ऐसे जब हम Fe आयरन देखेंगे, तो ये भी +2 +3 +4 और +6 देख सकता है। अब ये देखिए, जैसे जैसे हम मैंगनीज से दूर जिंक की तरफ जा रहे हैं, अब वैसे वैसे इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं कम होती जा रही है ना। ये देखो, इसमें 6 दिखा रहा था, Fe आयरन में सिर्फ 4 दिखा रहा है, कोबाल्ट में 3, निकिल में 3, और कॉपर में 2, और जिंक में 1, है ना। तो ये यहाँ से देखो, स्कैंडियम से मैग्नीज तक, है ना, स्कैंडियम से मैग्नीज तक ऑक्सीकरण अवस्थाएं बढ़ रही हैं, और मैग्नीज से जिंक तक ऑक्सीकरण अवस्थाएं कम हो रही है ना। तो अब देखो, ये प्लस, आपने देखा होगा कि सारी की सारी ऑक्सीकरण अवस्था जो है वो धनात्मक है। जैसे +3 +2, है ना, +4। यहाँ कोई भी ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दिखा रहा है। क्यों नहीं दिखा रहा है? क्योंकि डी ब्लॉक में जो तत्व है, वो ज्यादातर तत्व क्या है, धातु है। और धातु क्या होते हैं, धातु इलेक्ट्रॉन दान देते हैं, ना कि लेते हैं, है ना। तो जब हम दान देते हैं इलेक्ट्रॉन, तो परमाणु पे कैसा धनात्मक चार्ज आ जाता है ना। तो तभी इनके प्लस, ये जितने भी ऑक्सीकरण अवस्था है, ये प्लस या फिर धनात्मक में है ना। तो ये +3 स्कैंडियम +3 मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ऐसी जिंक +2 मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ज्यादातर जितनी भी ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती हैं धातुओं की, वो इलेक्ट्रॉन लेती नहीं है, इसलिए उनकी ऑक्सीकरण अवस्था ऋणात्मक नहीं होती, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत?
और मुझे आशा है ये आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। अत्यधिक संख्या में ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाने वाले तत्व संक्रमण श्रेणी के मध्य में या इसके निकट स्थित है ना। ये अभी हमने पढ़ा कि अत्यधिक संख्या में जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं वो जो तत्व है वह संक्रमण श्रेणी के मध्य में या इसके निकट स्थित है। जैसे यहाँ देखो, ये जो है Mn ये मध्य में है ना, और इसके आसपास वाले Cr और Fe है ना। तो मैग्नीज, क्रोमियम और Fe आयरन, ये तीन सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित या दर्शाते हैं है ना। और जो यहाँ पे रेखा पर है, जो शुरू होते हैं जैसे स्कैंडियम और ये जो जिंक है, ये इनमें सबसे कम है ना। तो ये पहले कम होता है, फिर धीमे धीमे ऐसे ऐसे बढ़ता है। जैसे मान लीजिए इसका ग्राफ जो है कुछ इस प्रकार जाएगा, स्कैंडियम है, स्कैंडियम से मैग्नीज तक कुछ बढ़ा, और फिर मैग्नीज से जिंक तक ऐसे घट गया है ना, कुछ इस प्रकार का है ना। ये होगा उसका ग्राफ। तो ये आपको समझ आ रहा हो। चलो आगे देखते हैं। ऐसे उदाहरणार्थ मैग्नीज +2 से +7 तक की सभी ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाता है। मैं अभी देखा कि मैग्नीज जो है +2 से +7 तक की सभी ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाता है ना। ऐसे ही श्रेणी के दोनों किनारों पर ऑक्सीकरण अवस्थाओं की संख्या कम पाई जाती है ना। तो श्रेणी के जो दोनों किनारे हैं उनपे ऑक्सीकरण अवस्था कम पाई जाती है। देखो जैसे स्कैंडियम में +3 और जिंक में +2। ठीक है, चलो ये समझ आ गया हो। आगे देखते हैं। इसका कारण तत्वों SCTI में परित्याग या साझेदारी के लिए कम इलेक्ट्रॉनों की उपलब्धता अथवा तत्वों के संयोजकता कोष में डी इलेक्ट्रॉनों की अधिक संख्या, परिणामतः भागीदारी भागीदारी के लिए कम कक्षकों की उपलब्धता CuZ है। देखो इनका कहने का मतलब ये है, जब हम तत्व जैसे कि SC और Ti, स्कैंडियम और टाइटेनियम की बात करते हैं, तो इनकी जो ऑक्सीकरण अवस्थाओं की संख्या है वो कम इसलिए है क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन कम है ना। जैसे आप SC को देखोगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है, 3d1 4s2 है ना। इसके डी कक्षक में कितना, एक ही है, S में भी दो ही है ना। तो इनके पास डी कक्षक में एक ही है। ऐसे आप टाइटेनियम को देखोगे, तो टाइटेनियम कितना दूसरे नंबर पे आता है श्रेणी में। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 3d2 4s2 है ना। तो इसके भी डी कक्षक में सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन है। तो इनके पास परित्याग या साझेदारी के लिए कम इलेक्ट्रॉनों की उपलब्धता अथवा तत्वों के संयोजकता कोष में डी इलेक्ट्रॉनों की अधिक संख्या है ना। तो ये क्या बोल रहे हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इसलिए इनके जो इनकी जो ऑक्सीकरण अवस्था की संख्या है वह कम है। लेकिन जब हम Cu और Zn जो अंत में आते हैं हमारी श्रेणी के है ना, Cu Zn का 9वें और 10वें नंबर पे आता है। Cu कॉपर 9वें पे और Zn 10वें पे। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है, 3d9 4s2। नहीं नहीं, कॉपर में अपवाद है ना, तो ये 9वें नंबर पे जरूर है। लेकिन इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है, 3d10 4s1 है ना। पढ़ा था हमने क्रोमियम और कॉपर में। ऐसी जब हम जिंक की बात करते हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है, 3d10 4s2 है ना। तो इनके पास इलेक्ट्रॉन तो है ना, साझेदारी के लिए इनके पास इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन इनके पास कमी किसकी है, इनके पास कक्षकों की कमी है ना। इनके पास डी ऑर्बिटल जो है वो ये जो कक्षक है इनकी कमी है, इस वजह से भागीदारी नहीं कर पाते। SCTI में क्या है, स्कैंडियम टाइटेनियम, इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। लेकिन और जब अंत में आएंगी श्रेणी के बाद कॉपर जिंक की, तो इनके पास ऑर्बिटल या फिर कक्षकों की कमी है ना। लेकिन जब हम मध्य में होते हैं जैसे Mn वगैरह देखोगे, Mn क्या है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d5 4s2। इनके पास ना ही इलेक्ट्रॉन की कमी है और ना ही कक्षकों की कमी है। इसलिए सबसे ज्यादा अधिक संख्या में जो ऑक्सीकरण अवस्था है वह मैग्नीज, आयरन और निकल वगैरह ही, निकल, ये देखो मैग्नीज, आयरन और क्रोमियम दर्शाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे समझ में आ गया। चलो आगे बढ़े। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आज हमने पूरी आयन एंथैल्पी इसको खत्म किया। उसके बाद हमने ऑक्सीकरण अवस्था पर थोड़ी चर्चा की और इसे अच्छे से समझा है ना। ये आपकी पुस्तक में 4.3.3 में है, तो एक बार इसे अच्छे से पढ़ लेना। बाकी ऑक्सीकरण अवस्था आपकी पुस्तक में 4.3.4 में है, इस पे भी दृष्टि डाल लेना। बाकी हम जब कक्षा में समझेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए
अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे ऑक्सीकरण अवस्था, हम इसे खत्म करेंगे। उसके बाद हम उदाहरण नंबर 4.3 भी देखेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ जो पढ़ा है वो आपको अच्छे से समझ में आया। बाकी आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं अगली कक्षा में।